यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने न सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया बल्कि समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी की तरफ से रागिनी सोनकर ने महिलाओं और बाल अपराध को लेकर सवाल पूछे, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लगातार कमी आई है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। इस दौरान सीएम ने दावा किया कि महिला संबंधी अपराधों के मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही शामिल पाए जाते हैं। जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक महिला थाना स्थापित करने के साथ ही एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई। महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में 1500 से ज्यादा थानों में अलग से एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में शिवपाल यादव की जगह माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर चुटकी ली और कहा कि भतीजे ने एक बार फिर चाचा को गच्चा दे दिया। मुख्यमंत्री की ये बात सुनते ही शिवपाल यादव भी हंसने लगे और सीएम योगी भी मुस्कुरा दिए। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब बारी थी शिवपाल यादव की। उन्होंने भी दावा कर दिया कि आपके ही मंत्री 2027 में आपको फिर गच्चा देंगे। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही योगी सरकार ने विधानसभा में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया, जिसमें सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया। विधानसभा में पेश यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 के तहत अब इस तरह के अपराध पर उम्र कैद की सजा होगी। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के लिए फंडिंग किए जाने को भी कानून के अंतर्गत अपराध के दायरे में रखा गया है, जिसमें विदेशी संस्थाओं या कोई अवैध संस्था की ओर से की गई फंडिंग भी शामिल है। इससे पहले यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था, जिसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा के साथ साथ 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन इस बार पेश विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। बताया गया कि ये विधेयक लव जिहाद के बढ़ते मामलों को नियंत्रण करने और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के मकसद से लाया गया। एक तरफ जहां यूपी विधानसभा में लव जिहाद जैसे मामले को रोकने के लिए बिल पेश कर दिया गया, वहीं अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की जाने लगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की। यूपी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर अब अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया अब बुझने जा रहा है। ये लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है
और इस बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया। इस अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 7,500.81 करोड़ दिए गए, जबकि ऊर्जा विभाग को 2,000 करोड़, परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़ दिए गए। कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना के संचालन के लिए करीब 50 करोड़ दिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अनुपूरक बजट राज्य के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अहम है। प्रदेश को और अधिक प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दावा किया गया कि इस बजट से राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ के आरोप में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकारी एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शिवसेना उद्धव गुट ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। केजरीवाल जी को नहीं जेल में डाला है, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला है और पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजकर दिल्ली की जनता को बंधक बनाया। जेल में बीजेपी और उनके एलजी केजरीवाल की तबीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला और दावा किया कि तिहाड़ में बंद उनके पति की जान को खतरा है। 22 साल से डायबिटीज है, वो इंसुलिन लेते हैं अपनी हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए। जब जेल गए तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई, कोर्ट जाना पड़ा उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए वोट और मतगणना को लेकर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बड़ा दावा किया है। एडीआर के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में भारी अंतर है। कि 362 संसदीय सीटों में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में हुई देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित किए गए या नहीं, ये सब ऐसे सवाल हैं जो चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा करते समय डाले गए और गिने गए वोटों में अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अंतर दिखाई दिया। 538 संसदीय सीटों पर डाले गए और गिने गए मतों में 5,89,691 का अंतर है। हालांकि चुनाव के पहले 6 चरणों के लिए वोटर टर्नआउट ऐप पर मतदाताओं की सही संख्या प्रदर्शित की गई थी। वहीं अंतिम चरण यानी 7वें चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में आंकड़े दिए गए थे और निर्वाचन आयोग की ओर से पिछले डेटा को हटा दिया गया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में डाले गए और गिने गए वोटों में 7,39,104 का अंतर था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राजघाट पर मौन प्रदर्शन कर केजरीवाल सरकार को घेरा। वहीं हादसे के बाद एमसीडी का भी एक एक्शन जारी रहा।
और एमसीडी ने आज भी बेसमेंट में चल रहे उन कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया जिनमें अवैध तरीके से लाइब्रेरी और कोचिंग क्लास चल रही थी। एमसीडी राजधानी में अब तक 20 कोचिंग सेंटर्स को सील कर चुकी है, जिनमें दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट और श्रीराम IAS, दृष्टि द विजन जैसे कोचिंग संस्थान शामिल है। वहीं दूसरी तरफ हादसे में मारे गए तीनों छात्रों की मौत के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्र कोचिंग सेंटर हादसे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी उपाय पर भरोसे की मांग कर रहे हैं। ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका MCD हो गया, जल बोर्ड हो गया एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। वहीं दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत भी जारी है। हादसे को लेकर बीजेपी ने राजघाट पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के साथ मुंह पर पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर हादसे के बाद यूपी सरकार भी सख्त नजर आई। योगी सरकार ने अधिकारियों को कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव ने सोमवार को सभी विकास प्राधिकरणों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किए और अधिकारियों से इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर जारी अवैध गतिविधियों को रोक लगाने और बारिश के समय बेसमेंट में खुदाई पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरणों को ऐसी जगहों की जाँच करने के लिए जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और जोनल अधिकारी की टीम बनाने को कहा है। साथ ही बिना नक्शा या नक्के की मंजूरी के विपरीत बने बेसमेंट पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि जहां बेसमेंट के लिए नक्शे को मंजूरी मिली है वहां मॉनसून में खुदाई का काम न हो। योगी सरकार के निर्देशों के बाद यूपी में कई जगहों पर फायर विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने कई निजी कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया और नियम उल्लंघन कर बनाए गए बेसमेंट पर कार्रवाई की। नोएडा के सेक्टर 62 में फायर विभाग और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बेसमेंट में चलने वाले कई इंस्टीट्यूट को सील कर दिया, जिनमें आकाश और फिजी जैसे नामी कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ियों के हाथ में कहीं जय भीम का नीला झंडा है तो कहीं जय श्री राम का केसरिया झंडा। वहीं कई कांवड़िए ऐसे भी हैं जिनके हाथ में तिरंगा नजर आया। और कांवड़ यात्रा राजनीति रंग में रंगी नजर आई। इस दौरान कोई कांवड़िया जय भीम का झंडा लेकर अपनी पदयात्रा करता दिखाई दिया तो किसी के कांवड़ पर ही जय भीम का झंडा लगा हुआ है, तो वहीं किसी ने डीजे पर जय भीम का झंडा लगा रखा है। कुछ भी नहीं है, अपना अपनी श्रद्धा बता तो रहे हैं। हाँ। हम तो दोनों जगह चल रहे हैं। हाँ। क्यों जी? अच्छा, हम तो भोले के भक्त भी हैं, भीमराव के भक्त भी हैं। कहीं कांवड़ियों की टोली मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में बैनर लगाकर चल रही है तो कोई कांवड़िया प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर उनके समर्थन में चल रहा है। कांवड़ के सैकड़ों किलोमीटर के रास्ते में एक दो नहीं बल्कि कई जगह राजनीतिक संदेश भी दिख जाएंगे, जहां एक कांवड़िया प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर उनके समर्थन में चल रहा है। मोदी जी की कृपा ही है जो हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं है। हमारे लिए इतना सम्मान हो रहा है, हमारा हर जगह फूल बरसाए जा रहे हैं हर जगह से, तो हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जय भीम, जय श्री राम, मोदी, योगी के अलावा कई कांवड़िए धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर देश प्रेम का भी संदेश दे रहे हैं। भारत अपना देश है, इसलिए लगा रखा है। यूँ तो आदमी माँ बाप को भी ला रहे हैं बैठा के, उसमें कोई नहीं है। अपने देश का झंडा लगाओ, उसकी पहचान करो। कांवड़ यात्रा में जहां एक तरफ सियासी रंग चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों के हंगामे और तोड़फोड़ करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ऐसी ही एक तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद से सामने आई है, जहां कांवड़ियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करते हुए खूब उत्पात मचाया और एक स्कूल की बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए। कांवड़ियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल बस की टक्कर से उनकी कांवड़ खंडित हो गई, जिसके बाद कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि कांवड़ियों के इस पथराव में कोई स्कूली छात्र घायल नहीं हुआ। कांवड़ियों के हंगामे की ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के यमुनानगर में देखने को मिली, जहां कांवड़िए बवाल करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि यहां भी एक रोडवेज बस ने सड़क पर चल रहे कांवड़िए को टक्कर मार दी और उसकी कांवड़ नीचे गिर गई। रोडवेज बस की टक्कर से कांवड़ खंडित होने के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफी देर तक जाम लगा रहा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। ईपीएफओ यानी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले निजी क्षेत्र में 7 लाख नौकरियां घट गई हैं, जो बीते 5 साल में नौकरियों में सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना काल के समय यानी 2020-21 में भी नौकरियों में सालाना आधार पर सिर्फ 1 लाख की गिरावट आई थी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा ज्यादा नौकरियां देने वाले राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों में भी नौकरियों में गिरावट दर्ज की गई। EPFO के ताजा पेरोल डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 5,84,000 नौकरियां महाराष्ट्र में कम हुई, तो वहीं कर्नाटक में करीब 5,39,000 नौकरियां घट गयी, जबकि हरियाणा में 9.47% नौकरी घटी है। ये कमी मैन्युफैक्चरिंग, IT और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा हुई। नौकरियों में गिरावट सिर्फ निचले स्तर पर ही नहीं, मध्य और उच्च स्तर के जॉब भी 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 25% घटे हैं। बताया गया कि कोविड के बाद कंपनियों ने अपनी क्षमता से ज्यादा नौकरियां दी थी और वे पुराने कर्मचारियों के रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने की जगह नई नौकरियां नहीं निकाल रही। हालांकि दावा किया गया कि नई सरकार बनने के बाद नई हायरिंग भी बढ़ी है और इससे लगता है कि 2024-25 में फिर से नौकरियों में इजाफा होगा।